कक्षा 8 वालों का हमारे क्लास में आपका स्वागत है। अब आप देखें अध्याय 2 के अंतर्गत जो कि अभी आप देख रहे हैं, आप पास 3 वीडियो पहुंच चुका है। ये आपका चौथा वीडियो होगा उसी अध्याय का, अध्याय 2 का ही भाग है। और अब इसमें आप देखें आगे विलय नीति। विलय नीति ये अंग्रेजों की एक ऐसी नीति थी जिसके अंतर्गत उन्होंने अनेक राज्यों को अपने साम्राज्य में, अपने राज्य में मिला लिया था। वह नीति क्या थी, उसमें उन्होंने क्या नियम बनाए थे, क्या शर्तें रखी थी, उसको आप सुन लें। तो इसके द्वारा उन्होंने जो कई राज्यों का अधिग्रहण किया और ये लहर उन्होंने चलाई 1848 से 1856 के बीच। 1848 से 1856 के बीच उस समय गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये चली थी। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। जैसा कि आप पहले हेडिंग में देखेंगे, विलय नीति। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं होता है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। अगर कोई राजा नहीं रह जाता है तो उसके मरने के बाद अगर उसके पास कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसका राज्य जो है अधिग्रहित किया जाएगा, अंग्रेजों के राज्य में मिला दिया जाएगा। तो इस तरह उनकी रियासत हड़प कर ली जाती थी, कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाती थी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें उन्होंने अधिग्रहण कर लिया। जैसे सतारा 1848 में, संभलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में और झांसी 1854 में। तो इस तरह से इन राज्यों को इस नीति के तहत उस पर कब्जा कर लिया गया, अधिग्रहण कर लिया गया। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। भाई अवध के लिए तो ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन जब वो लोग जान गए कि इसका वारिस है, इसको जीता नहीं जा सकता, इसको अपने कब्जे में नहीं लिया जा सकता, तो उन्होंने एक अलग तरीका अपनाया। उनके ऊपर आरोप लगा दिया अवध के नवाब के ऊपर कि ये जो है सही ढंग से शासन नहीं चला पा रहे हैं और हम इस राज्य को अपने राज्य में इसलिए मिला रहे हैं, इस पर अधिग्रहण इसलिए कर रहे हैं ताकि जनता को आजाद कराया जा सके और उन पर सही ढंग से शासन चलाया जा सके। तो इस तरह अवध पर कब्जा कर लिया गया। लेकिन अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। इस तरह से धीरे धीरे आप देख रहे हैं 1854 में झांसी को जो कब्जे में लिया गया, 55, 56, 57, उसके बाद विद्रोह हुआ 57 में। उस 1857 के विद्रोह में यहाँ की जनता ने भी साथ दिया और उसमें शामिल हो गए। अब एक आप देख रहे हैं, आपके सामने चित्र है 11A, 11B और 11C। इसमें आप देखेंगे क्रम से देखेंगे
तो पहला जो चित्र 11A है उसमें दिखाया गया है कि अंग्रेजों का या कंपनी का कब्जा देश के किन किन भागों तक था, और दूसरे में यानी 11B में देखेंगे तो उससे ज़्यादा नियंत्रण ये लोग स्थापित कर लिए थे भारत के, और ज़्यादा भागों पर जो है इन्होंने कब्जा कर लिया था। इसको आप मानचित्र में देख लेंगे। और तीसरे में भी देखेंगे 11, ये आपका है 11C में देखेंगे भारत के लगभग 63% भूभाग पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। तो इसको आप अपने किताब में मैप में देख लेंगे। आगे देखें, अब ये लोग शासन की स्थापना करते हैं और किस ढंग से शासन को चलाते हैं, कैसे नियम कानून बनाते हैं, वो आप इस पैरे में देखेंगे। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स जो 1773 से 1785 तक था, उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वारेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि मुंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर ली थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बांटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसियां थी, बंगाल, मद्रास और बंबई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया था कि अगर जिले में 2 अदालतें होंगी तो ठीक ढंग से न्याय किया जा सकेगा, जैसे फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालत के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे और मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। तो उसमें जो है जिला का जो कलेक्टर होता था वो मेन होता था, उसी की निगरानी में लोग कार्य करते थे। यहाँ पर आप देखेंगे 2-3 शब्द आपको मिला है जिसका मतलब आप समझ लेंगे। काजी, काजी उनको कहते थे न्यायाधीश। मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानून की व्याख्या करता है। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। व्याख्या करने वाला मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो व्याख्या करता है उसको मुफ्ती कहते हैं। काजी उसी के हिसाब से। महाभियोग, जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स संसद का ऊपरी सदन में उसे व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है, उसे महाभियोग कहा जाता है। एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या करते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। NB हालहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। इसके अलावा कलकत्ता में अपीली अदालत सदर, निजामत अदालत की भी स्थापना की गई।
जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया था। अब देखें कंपनी की फौज। कंपनी की फौज कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार यानी सवार घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित जो होते थे उनको घुड़सवार कहा जाता था, और पैदल सेनाएं थी। उन्हें तीरंदाजी, तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, जो भारतीय शब्द सिपाही से ही बना है, आर्मी कहते थे। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही कहते थे। 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट, इसको तोड़ेदार बंदूक कहते हैं, और मैचलाक से लैस होते थे। मैचलाक शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद की माचिस से चिंगारी दी जाती थी। तो कंपनी सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था, और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जातीय और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने के बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान यानी वे कौन हैं, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा? 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। अब देख लें, ये पाठ आपका समाप्त होने जा रहा है। निष्कर्ष में थोड़ा सा सुन लें। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बनी। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाजों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। इसके बाद तो ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा
शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। अब इसी समय की बात है, तत्कालीन समय की बात देखें, विदेश की अगर बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका में उस समय दास प्रथा तेज गति से चल रही थी, दासों का व्यापार हो रहा था। डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। जल्द ही दास व्यापार शुरू हो गया। लोगों को बंधक बनाकर जंजीरों में बांधकर दास बाजारों में बेचा जाने लगा। 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप में निजी स्वामित्व में दासों की संख्या 36,774 थी। 1824 में केप आने वाले एक यात्री ने वहां होने वाली नीलामी का आंखों देखा ब्यौरा प्रस्तुत किया है। यह मालूम होने पर कि पशुओं कृषि उत्पादों की नीलामी होने वाली है, हमने अपनी गाड़ी नए बैल खरीदने के लिए रोक ली है। नीलामी के माल में एक स्त्री दास और उसके 3 बच्चे थे। किसानों ने पशुओं के समान ही उन्हें परखा। उन्हें अलग अलग खरीदारों को बेच दिया गया। माँ ने चिंता, वेदना और आंसू भरी आंखों से बच्चों की तरफ देखा। दुखी बच्चे व्याकुल माँ बाप से चिपक गए। यह दृश्य दिल को पिघलाने वाला था। इसके विपरीत मौजूद दर्शकों के चेहरे हंसते हुए एवं असंवेदनशील थे। नाइजल गॉर्डन द्वारा लिखित द चेन्स द बाइंड अस, ये हिस्ट्री ऑफ स्लेवरी एट द केप 1996 की ये बात लिखा गया। अब आपका यह पाठ समाप्त हुआ। अब इस पाठ का जो प्रश्नोत्तर है अब अगले वीडियो में हम आपको दिखा देंगे। बस, धन्यवाद।